हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.5 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगी। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करा दिया है। उसमें मैंने बताया था कुछ बेसिक इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.5 में सारा क्वेश्चन हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। आपके बुक में दिया हुआ भी है कि जब दो पॉलिनोमियल होगा, ऊपर में कुछ होगा और नीचे कुछ होगा, दोनों पॉलिनोमियल के रेशियो को सबसे पहले तो हम लोग, चलिए मैं एक बार डिस्कस कर लूँ इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, दो पॉलिनोमियल ऊपर में और नीचे में, पॉलिनोमियल आपके बुक से ही बता रही हूँ मैं, आपके बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द, रेशनल फंक्शन का क्या मतलब है, क्या कैसे डिफाइन करते हैं, पी एक्स बाई क्यू एस। पी एक्स बाई क्यू एस को रेशनल फंक्शन कहते हैं, वेयर पी एक्स और क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स जीरो नहीं होगा, यहाँ नीचे कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स देन द रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रोपर, ठीक है। अगर जब डिग्री लेस होगा तो रेशनल फंक्शन प्रॉपर कहा जाएगा। दो तरह का रेशनल फंक्शन, सबसे पहले तो पी एक्स बाई क्यू एक्स रेशनल फंक्शन हो गया। सबसे पहले पी एक्स बाई क्यू एक्स हमारा रेशनल फंक्शन हो गया। सबसे पहले इसको बोल दिया है कि रेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है। रेशनल फंक्शन हो गया तो रेशनल फंक्शन प्रॉपर कब होगा? दो तरह का रेशनल फंक्शन है, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। दो टाइप का रेशनल फंक्शन है, एक प्रॉपर है, एक है इम्प्रॉपर, ठीक है। दो तरह का रेशनल फंक्शन है। तो जब प्रॉपर होगा, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है। तो जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है। बस ये इसका डिफरेंस बस यही है कि ऊपर का जो डिग्री है, ऊपर नीचे का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिग्री, हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर का डिग्री देखेंगे वो ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री से कैसा है, लेस है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो बस यही इतना डिफरेंस है। और एक चीज़ और है, आप लोग इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन जब रहेगा, हम लोग कैसे समझेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन? देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं। ये हो गया ध्यान रहे ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल ही है। अब अगर 1 रहेगा, 3 या 2 जो भी रख लीजिए, कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है, सभी पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई इतना हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है। ऊपर नीचे का डिग्री देखिए, इसका ज़्यादा है, इसका भी डिग्री देखिए ज़्यादा है, और इसका तो जब ये डिग्री नीचे का न्यूमरेटर का डिग्री कम रहेगा, डिनोमिनेटर का ज़्यादा रहेगा, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। और इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर का भी एग्जांपल कुछ बता दूं ताकि समझ में आ जाए।
आपके बुक में प्रॉब्लम दिया हुआ है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ये इसमें क्या है, न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल टू है डिनोमिनेटर के डिग्री से। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी इक्वल टू है और इसमें बड़ा है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा है। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर पहले ही दे दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये देखिए ग्रेटर भी इक्वल टू है, तो ये सारा हो गया इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इधर हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको क्या करते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में पहले इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को उस डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग को इसको देखना है, क्योंकि हम लोग इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे था, उस समय भी मैंने कुछ डिस्कस किया था, अभी फिर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। तो जब इस केस में इस तरह से होगा, तो इस केस में हम लोग कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम लोग को एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म जब रहेगा तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है कि जब भी इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया रहेगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और जब इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर उसमें भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर में क्या करना होगा वो सब बात की बात है। अभी हम लोग जो सामने पास में है अभी उसको देखेंगे, फिर जब ये इसका कंडीशन आएगा तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे किया जाता है। तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई इतना है, देखिए आई इतना है, तो हम लोग इसको बैठा दीजिए, dx लिख दीजिए, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये आ गया उसी फॉर्म में। अभी मैंने जो डिस्कस किया आपसे, देखिए इसी फॉर्म में आ गया। ऊपर को ध्यान नहीं देना, ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, 1 भी रहेगा, चाहे x रहे, 1 रहे या 2x जो भी रहे, नीचे में ये फॉर्म होना चाहिए। नीचे में ये फॉर्म है तो हम लोग इसको अप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या मिला, ये वाला प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है। ठीक है, देयरफॉर ये हो गया। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपके बुक में भी यूज़ किया है कि यहाँ पे अगर इंटीग्रैंड है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे,
पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन। जब इस फॉर्म में होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में होगा हमारा इंटीग्रैंड, ठीक है। ये ज़रूरी है लिखना आपको, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। अब हम लोग जैसे एक्सरसाइज 7.4 में सबको सॉल्व किए थे हम लोग, याद होगा आप लोग को, इस तरह का आता था ए बी और टर्म, तो हम लोग कांस्टेंट निकालते, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालते थे। वैसे ही हम लोग उसी तरह से कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालेंगे, उसका वैल्यू ए बी का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हो गया पूरा इसी फॉर्म में। देखिए पहला वाला x माइनस ए है, x माइनस बी है, फिर x माइनस सी है, x प्लस 3 है। तो अब आगे क्या, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, अब आसान हो गया हम लोग का। इसमें नहीं कुछ मानेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये हो गया, इतना आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 7.4 में हम लोग ऐसे ही सॉल्व किए थे। दूसरे मेथड से भी होता है, जैसे x प्लस 3 है तो ये 3 है तो इसको 0 कर लीजिए। इसको 0 करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, माइनस यूज़ करेंगे, तो ये 0 होगा, तो फिर उसी तरह से 1 का वैल्यू निकलेगा। फिर सेकंड टाइम में इसको 0 करने के लिए सिर्फ 3 यूज़ करना होगा, तब वो झमेला होता है। डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को अलग कर लीजिए, तो ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। ये हो गया। देखिए दोनों टर्म आ गया दोनों। अब इक्वेट कर लेंगे हम लोग। एन कांस्टेंट टर्म्स को थोड़ा बहुत सेंटेंस अपने हिसाब से यूज़ करते जाइएगा। अब मैंने जो लैंग्वेज यूज़ किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा, बट मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो जब इक्वेट किया तो हम लोग को क्या मिल गया, एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो ए प्लस बी 0 हो गया, और इसका हो गया 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3, और तो 2 इक्वेशन हो गया हम लोग के पास। एक ये हो गया, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको हटाइए। तो 2 इक्वेशन है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी ये 3 है। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे हम लोग, तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया, और a इज इक्वल टू 1/6 हो गया।
अब a इक्वल टू 1/6 हो गया। किसी भी एक इक्वेशन 2 या 3 में किसी में भी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू डाल दीजिए 1/6 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो हम लोग का b इज इक्वल टू -1/6 हो गया। तो हम लोग को 2 वैल्यू मिल गया। ये हो गया, 2 वैल्यू मिल गया। Therefore, from इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का? हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 1 माने थे। तो इसी में a और b का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? यहीं पे बैठा दीजिए a और b का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा। a में 1/6 है, x -3 माइनस b में -1/6 है, तो -1/6 ले लिए। इसी में x + 3 था, ये हो गया। अब इसको इसमें इंटीग्रल ले लीजिए, x + 3 1/6 बाहर ले लेंगे हम लोग, ये आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 1/6। ये हो गया। अब आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इसको 1/6 कॉमन ले लिए बाहर, तो कितना हो गया? लॉग ये हो गया। ये हो जाएगा 1/6। ये हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ। मैं हर क्वेश्चन में डिस्कस करते जाऊंगी कि कौन सा कब फॉर्म यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ये मैं हर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। तो आप लोग मेरे क्वेश्चन में बने रहिएगा। एक बार फिर से अच्छा से देख लीजिए क्वेश्चन। ये आंसर आया, ठीक है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे ये फॉर्म ले लिए। ये फॉर्म लेने के बाद जिस तरह से 7.4 में सॉल्व किए थे, कांस्टेंट टर्म को अलग किया गया था और कोफिशिएंट ऑफ x को भी अलग किया गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी अलग कर दिए। तो ये आया, एक ये आया और एक ये रिजल्ट हमारा आया, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लिए, दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो a का वैल्यू आया। तो फिर किसी भी एक इक्वेशन इसमें भी बैठा दे तो हमारा वही रिजल्ट आएगा, b का a यहाँ आ गया, उसके बाद a और b का वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग डाल दिए तो इस तरह से हमारा सेट हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद दोनों टर्म को, दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। log m माइनस log n, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था log m माइनस log n का वैल्यू होता है log m माइनस log n को
का होता है log m/n। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।